नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग उपस्थित हैं द्रेष कांड के ऊपर बात करने के लिए। षड वर्गों की श्रृंखला चल रही है। षड वर्गों में पिछले वीडियो में हम लोगों ने होरा के ऊपर जाना। होरा के ऊपर जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक राशि को दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग सूर्य की होरा है और एक भाग चंद्र की होरा है। और समस्त जगत को दो भागों में अगर विभाजित कर रहे हैं किसी भी क्लासिफिकेशन के फॉर्म में, तो उसको सूर्य की होरा और चंद्र की होरा से समझेंगे। एक उदाहरण भी हमने दिया सूर्य चंद्र का, स्त्री पुरुष का। उसी प्रकार से एक उदाहरण और आता है कि हमारे मस्तिष्क में ब्रेन के दो भाग हैं। एक भाग जो कि तर्क संगत बात को समझता है, एक भाग जो कि कलात्मक बातों को समझता है। जो दिमाग का, मस्तिष्क का वह भाग जो कि कलात्मक बातों को समझता है, वह चंद्र की होरा से प्रदर्शित होगा, और दिमाग का वह भाग जो कि तर्क संगत बुद्धि रखता है, वह सूर्य की होरा से दिखेगा। इसी प्रकार से हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। इसका भी संबंध सूर्य की होरा से हो सकता है, उससे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो राशि को दो भागों में विभाजित किया गया और उसे स्त्री पुरुष, सूर्य चंद्र के भेद में, दिन रात के भेद में समझा गया। अब राशि को तीन भागों में बांटने की बात है। तीन भागों में बांटेंगे। 30 अंश का एक राशि होती है। 30 अंश की एक राशि में अब आप तीन भाग करेंगे तो एक अंश कितने का आया? 10 अंश का एक भाग आया। इस प्रकार 10 अंश के तीन भाग होते हैं, 10 अंश, 10 अंश और 10 अंश। इसको द्रेष कांड कहते हैं। द्रेष कांड का अर्थ क्या है? 10 अंश का कोण। द्रेष कांड को अगर समझेंगे सामान्य भाषा में तो आप उसे समझिए 10 अंश का कोण। 10 अंश का कोण कैसे है? ये मान लीजिए एक राशि है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री में अब हमें तीन विभाग करने हैं, तो 10 अंश, 10 अंश और 10 अंश। इसी प्रकार से अब ये द्रेष कांड तो आपको मिल गया, राशि के तीन विभाग आपने किए। अब इसके उपयोग कहां पे आएंगे? तो आप समस्त जगत को, पूरी विश्व को, पूरे यूनिवर्स को तीन विभागों में बांटिए। किन चीजों में आप तीन विभागों में बांट सकते हैं, किन चीजों में क्लासिफिकेशन तीन के रूप में होता है, उन सबका संबंध आपको यहां से दिखेगा। प्रथम द्रेष कांड वो स्वयं राशि है, मीन्स किसी भी राशि में शून्य अंश से लेकर के शुरू के 10 अंश तक उस राशि का स्वयं का अपना भाग द्रेष कांड खुद का है। उसके बाद 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक का जो राशि खंड है, उस भाग पे प्रस्तुत राशि जिसकी बात हो रही है, उस राशि से पांचवी राशि का अधिकार क्षेत्र आता है। और जो तृतीय द्रेष कांड है, वो जिस राशि की गणना हो रही है उस राशि से नवीं राशि के लिए संबोधित होता है। नवीं राशि के लिए कैसे? जैसे कि मान लीजिए मेष राशि का आप द्रेष कांड चेक कर रहे हैं, तो मेष राशि का प्रथम द्रेष कांड मेष राशि का स्वयं है, वो मेष का द्रेष कांड है। द्वितीय द्रेष कांड सिंह राशि का हुआ और तृतीय द्रेष कांड धनु राशि का हुआ। द्रेष कांड का जो डिवीजन आपने राशियों को किया, तो पूरे राशि चक्र पे कितने द्रेष कांड बन जाएंगे? तो हर राशि में 3 द्रेष कांड बन रहे हैं, तो इस प्रकार से कुल 36 द्रेष कांड बन जाएंगे, 36 विभाग हो जाएंगे। सभी राशियों के अंदर 3-3 खंड बन गए, तो कुल 36 द्रेष कांड 10-10 अंश के जो है 36 द्रेष कांड बने। मीन्स 360 डिग्री की एंगल है, तो उसमें 10-10 डिग्री का एक एक कोण हुआ। द्रेष कांड का जो बुक्स में शब्दार्थ आता है, शब्द में लिखा जाता है, वो ये आता है कि ये भाइयों से उत्पन्न सुख को बताता है। अब भाइयों से उत्पन्न सुख ये बड़ा गहरे अर्थ वाला है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इसमें इसकी उपमा भी दी गई है। जो प्रथम द्रेष कांड है उसको नारद मुनि से उपमा दी गई है, जो द्वितीय द्रेष कांड है उसको अगस्त मुनि से उपमा दी गई है, और जो तृतीय द्रेष कांड है उसको दुर्वासा ऋषि से उपमा दी गई है। इसके मायने क्या है? नारद, अगस्त और दुर्वासा को लिखने का मायने क्या है?
तो देखिए, जब भी हम लोग पूरे जगत को 3 विभाग में बांटने की कोशिश करते हैं तो हमेशा त्रिमूर्ति की बात होती है, और उस त्रिमूर्ति की जो विशेष बात है वो बोली जाती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जो कि रचना करते हैं, किसी चीज को प्रारंभ करते हैं। विष्णु किसी चीज को संतुलन स्थापित रखते हैं, उसको चलाते हैं, संसार को चलाते हैं। और महेश मीन्स संसार को समाप्त करते हैं। इसी क्रम में नारद, अगस्त्य और दुर्वासा को भी समझ सकते हैं। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अगस्त्य, उन्होंने जीवन भर मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य किया है। और दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोध वाले थे, हम सभी जानते हैं। तो और दुर्वासा ऋषि भी भगवान शिव के अंशावतार हैं। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने जो ये श्लोक है उसमें नारद, अगस्त्य और दुर्वासा क्यों लिखा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश समस्त जगत के लिए हैं और उसके उस शक्ति, उस परिमाप के द्रेश दृश्यकाण थोड़ा छोटा है। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ऐसे समझ सकते हैं कि एक राशि, मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक का ब्रह्मा का अंश है, सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक का विष्णु का अंश है, और धनु राशि से लेकर के मीन राशि तक का खंड वो महेश का खंड है। तो इतने बड़े जोडियाक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंतर्गत उसका सूक्ष्म रूप, उसका लघु रूप दृश्यकाण है। अब दृश्यकाण को एक और बात आती है कि भाई इससे भाई बहनों से उत्पन्न सुख को समझा जाता है। भाई बहन से उत्पन्न सुख को समझा जाता है, ये तो शब्द की बात हो गई। इसके भावार्थ को क्या समझेंगे? तो भावार्थ इसका ये है कि एक तत्व है, मान लीजिए अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व की कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं, 1, 5, 9। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। जल तत्व के लिए ये 3 राशियां संतान रूप से हो गई। अग्नि तत्व की 3 राशियां एक प्रकार से उसकी संतान हो गई, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मेष राशि को, सिंह राशि को धनु राशि से कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, इसको सकता है। इसी प्रकार से दूसरे तत्व हैं, आप पृथ्वी तत्व की बात में कौन सी राशियां हैं? तो 2, 6, 10। 2 वृष राशि, 6 कन्या राशि और 10 मकर राशि। 2, 6, 10 इन राशियों का मूल तत्व क्या है? वो पृथ्वी तत्व है। मतलब पृथ्वी तत्व अंतर्गत ये 3 राशियां आती हैं। अब वृष राशि का प्रथम स्वयं है, कन्या है, और वृष राशि का तृतीय दृश्यकाण मकर है। वृष राशि से हमको क्या समझ में आता है? वृष राशि प्रथम दृश्यकाण है, तो वृष राशि का विशेष महत्व हो गया। वृष राशि में ग्रह, बैठे हुए ग्रह का विशेष महत्व हो गया। मगर यही द्वितीय दृश्यकाण में चला गया तो वो संकेत करता है कि कन्या राशि को भी देख लो। कन्या राशि इसी प्रकार से अगर तृतीय, वो संकेत करता है कि मकर राशि को देख लो। इसी प्रकार से अन्य तत्वों के राशियों को भी समझ सकते हैं। अन्य तत्वों की राशियों के साथ साथ इसी 3 क्लासिफिकेशन को अगर आप और समझने की कोशिश करेंगे प्राचीन काल के हिसाब से, जब आज के डेट में आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो 3 चीज़ों के हिसाब से जब चीज़ें अलग अलग क्लासिफिकेशन आता है, तो जब भी 3 की बात होगी तो वहाँ एक आती है बात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। मीन्स प्रथम दृश्यकाण किसी भी कार्य के लिए इच्छा की बात कर रहा है, उसके ज्ञान की बात कर रहा है, उसमें कार्यान्वयन कितना हुआ। इसी प्रकार से 3 के रूप में कहीं पर भी सृष्टि को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो प्रथम पृथ्वी की बात करता है, द्वितीय आकाश की बात करता है और तृतीय पाताल की बात करता है। इसी प्रकार से बचपन, युवा और बुढ़ापा के क्रम में अवस्था भी बांटी गई है। तो अब ये दृश्यकाण से काफी सिग्नल आपको मिलता है, और एक दृश्यकाण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है वो बताता है 22वां लग्न से 22वां दृश्यकाण क्या करता है? संबंध में उसकी स्वभाव, मृत्यु के स्वभाव का संकेत।
तो मृत्यु का स्वभाव का संकेत यदि लग्न कर रहा है तो इसी प्रकार से सभी कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, लिखा सिर्फ एक ही जगह मिलेगा कि लग्न से 22वां दृष्कांड। 22 क्यों? क्योंकि 22वें दृष्कांड पर ही 8वां भाव प्रारंभ हो रहा है। 8वां भाव प्रारंभ है, यही महत्वपूर्ण है। भाव प्रारंभ हो रहा है तो वहां पे कौन सा दृष्कांड है, वो दृष्कांड का स्वभाव। आप संपूर्ण जगत को 17 स्तंभ में बांट सकते हैं। आप संपूर्ण जगत को जीव, मूल और धातु मूल जीव के संज्ञा में बांट सकते हैं। तो जो भी राशियों की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने राशि की क्लासिफिकेशन में सभी धातुओं को समझा, वो सारी क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर यूज होगी। और किसी चीज की, किसी भी भाव की, किसी भी प्रवृत्ति होगी किस कुंडली में, इसको अप्लाई करने के लिए उसका स्वभाव क्या है विशेष रूप से, और उसको उसी तत्व की अन्य राशि है, इसको जानने के लिए विशेष रूप से आपको दृष्कांड का विशेष प्रयोग होगा। दृष्कांड में आगे हम लोग और भी बात करेंगे। आज एक छोटी सी परिचर्चा थी जिसमें कि दृष्कांड का एक छोटा सा परिचय हमने आपको प्रदान किया। आगे हम लोग इसी षटवर्ग की कुंडली को, श्रृंखला को और बढ़ाएंगे, और भी रोचक विषय के साथ, और भी रोचक षटवर्ग के साथ।